हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन का थर्ड वीडियो होगा जिसमें हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पीआई या एचआर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने टेल मी अबाउट योरसेल्फ से व्हाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग और व्हाई बैंकिंग आफ्टर साइंस डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बैंकिंग के सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। बैंक क्या होता है, बैंकिंग क्या होती है, उनमें क्या क्या अलग अलग सिस्टम्स हैं, नाबार्ड का क्या रोल है, डीएफआईज का क्या रोल है। इस वीडियो में हम लोग आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेन फंक्शन क्या है। आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस पढ़कर आए हैं, तभी आप लोगों ने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर किया है। आरबीआई के क्या मेन मेन फंक्शन है हमारे। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है या केंद्रीय बैंक है जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, करेंसी इशू करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ये बैंकों को, एनबीएफसी को रेगुलेट करता है, सीआरआर एसएलआर डिसाइड करता है और गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। इसके साथ में आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन और कस्टमर या कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी बढ़ावा देता है। तो क्या क्या मेन फंक्शन हो गए। मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, करेंसी इशू करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, एनबीएफसी को, बैंकों को रेगुलेट करना, सीआरआर एसएलआर डिसाइड करना, गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम्स को मैनेज करना और साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना। आरबीआई is India's central bank performing multiple roles: monetary authority, regulator of bank and NBFC, issuer of currency, custodian of forex reserves. It regulates money supply, credit flow, and ensures the stability of rupee. RBI also manages government borrowing programs, public debt, and payment systems. It also promotes financial inclusion, financial literacy, and consumer protection through various initiatives. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is monetary policy and who formulates it in India? ये थोड़ा सा एनिमेशन का इशू हो गया है इसमें। आंसर पहले पूरा ओपन कर लेते हैं। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। आरबीआई कुछ डिसीजन लेता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आरबीआई कुछ डिसीजन लेगा। क्या? लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट फ्लो। इसे मैनेज करने के लिए जो आरबीआई डिसीजन लेता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रोसेस है, एक सेट ऑफ डिसीजंस है जिसके थ्रू आरबीआई मैनेज करेगा लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड सपोर्ट ग्रोथ। और ये कौन करता है? ये आरबीआई करता है, आरबीआई एक्ट 1934 में। आरबीआई के पास एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसका गठन किया गया है आरबीआई एक्ट 1934 में। उसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। जो अभी का हमारा एट प्रेजेंट फ्रेमवर्क है या वर्तमान ढांचा है, उसमें बोला गया है कि 4% हमारा इन्फ्लेशन रहेगा और उसमें ±2% का टॉलरेंस बैंड है। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड हु फॉर्मुलेट्स इट। तो सर, मॉनेटरी पॉलिसी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आरबीआई लिक्विडिटी को, इंटरेस्ट रेट को और क्रेडिट फ्लो को मैनेज करता है ताकि इन्फ्लेशन और ग्रोथ में बैलेंस बना रहे। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत गठित की गई है। एट प्रेजेंट अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये इस फ्रेमवर्क पे काम कर रही है कि इन्फ्लेशन का टारगेट 4% रहेगा, जिसमें प्लस माइनस का 2% टॉलरेंस बैंड रहेगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो आप मेरे को कमेंट में करके बताइएगा या फिर मेरे से टेलीग्राम पे पूछिएगा क्या नहीं समझ आया है। हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं। क्या? प्राइस स्टेबिलिटी, एडुकेट क्रेडिट फ्लो और इकोनॉमिक ग्रोथ। तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के? प्राइस स्टेबिलिटी, एडुकेट क्रेडिट फ्लो और इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अलावा ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी फोकस करता है। प्राइमरी फोकस वो नहीं है। इन तीनों के अलावा जो और डिस्कशंस का पॉइंट्स आते हैं उनमें ये भी पॉइंट्स आते हैं। तो हमारे पास तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए हैं? प्राइस स्टेबिलिटी, एडुकेट क्रेडिट फ्लो और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसके बाद 2016 से हम फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पे चल रहे हैं। मतलब हमारा टारगेट 4% का है, बट हार्ड एंड फास्ट 4% का नहीं है। 4% पे हमने ±2% का टॉलरेंस बैंड भी दिया हुआ है। तो अगर 3.5% है तब भी सही है, 5% है तब भी सही है, 2.5% है तब भी सही है, 5.5% या 6% है तब भी सही है।
तो हमारा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या रोल है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर्स की एक कमेटी होती है जिसमें आरबीआई के गवर्नर चेयर करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट कितना रखना है इन्फ्लेशन मेंटेन करने के लिए। ये हर 2 महीने में मिलेंगे और हर मेंबर का एक वोट होता है। अगर टाई आता है तो उसमें गवर्नर सर का एक कास्टिंग वोट होता है। डिसीजन यूजुअली इमीडिएटली पब्लिश कर दिए जाते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो एमपीसी एक 6 मेंबर की कमेटी है जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। हर 2 महीने में एमपीसी की बैठक होती है और रेपो रेट तय किया जाता है। रेपो रेट की हेल्प से हम इन्फ्लेशन को टारगेट के अंदर रहे ये इंश्योर करते हैं। डिसीजन मेजॉरिटी वोट से होता है और अगर वोट्स की टाई होती है तो गवर्नर सर का वोट उसमें फाइनल माना जाता है। आगे देखते हैं। व्हाट आर द की मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय आरबीआई? अब जब मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कुछ चीजें भी ऐसी होती हैं जिन्हें हम मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। आरबीआई के पास कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर, और क्वालिटेटिव टूल्स हैं जैसे मॉरल सुएशन और क्रेडिट रैशनिंग। तो आरबीआई इन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज करके मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं वो डायरेक्टली हमारे मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे और क्वालिटेटिव वंस जो हैं वो पैसे को किसी स्पेसिफिक सेक्टर में जाने के लिए बोलते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स को एडजस्ट किया जाता है बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन, ग्रोथ और लिक्विडिटी ट्रेंड। इसकी हेल्प से हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। और ये टूल्स जो हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे ट्रांसमिट हो रही है, एक तो हुआ कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी बना दी, दूसरा है कि मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो भी तो होनी चाहिए बैंकों के थ्रू। वो जो ट्रांसमिशन है वो इन टूल्स की हेल्प से होता है। आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और क्वालिटेटिव टूल जैसे मॉरल सुएशन और क्रेडिट रेशनिंग का उपयोग करता है। क्वालिटेटिव टूल से लिक्विडिटी कंट्रोल होती है, सॉरी क्वांटिटेटिव टूल से लिक्विडिटी कंट्रोल होती है और क्वालिटेटिव टूल से सेक्टर वाइज क्रेडिट डायरेक्शन दिया जाता है। आई होप ये क्लियर है। इंग्लिश में अगर आप लोगों को आंसर सुनना है तो एक बार फिर से सुन लेते हैं। आरबीआई uses quantitative tools like repo rate, reverse repo rate, CRR and SLR, and qualitative tools like moral suasion and credit rationing. Quantitative tools measures control the total money supply while qualitative ones direct credit to specific sectors. These instruments are adjusted based on inflation, growth and liquidity trends. They form the operational backbone of RBI's monetary policy transmission mechanism. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में क्या फर्क है? रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। बैंक शॉर्ट टर्म फंड लेंगे आरबीआई से अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वो रेट होता है जिसपे बैंक अपना एक्सेस फंड आरबीआई के पास रख देंगे। अगर रेपो हमारा इंक्रीज होता है, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट पे बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा है ना। अगर हमने रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंकों को ज्यादा रेट पे करना पड़ेगा। तो इंक्रीज अगर रेपो में हुआ तो जो बैंक बोरोइंग कर रहे हैं, बैंकों की बोरोइंग कम हो जाएगी, बैंक आरबीआई से कम पैसा लेगा। जब बैंक आरबीआई से कम पैसा लेगा तो वो पैसा मार्केट में भी नहीं जाएगा। तो इससे इन्फ्लेशन को कर्व होने में हेल्प करता है। और अगर रिवर्स रेपो रेट हमने हाई कर दिया, रिवर्स रेपो रेट हाई करने पर क्या होता है? बैंक अपना एक्सेस पैसा आरबीआई के पास रखेंगे, तो उससे क्या होगा? आरबीआई लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर लेगा। दोनों रेट एक साथ काम करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर में और इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट के इंटरेस्ट रेट को। रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंकों ने आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लिया है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंक अपनी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं। रेपो बढ़ने से बोरोइंग महंगी होती है और रिवर्स रेपो बढ़ने से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होती है। ये वो टेक्निकल लाइंस, ये वो टेक्निकल डेफिनेशंस है जो आपको इंटरव्यू में एक कैंडिडेट और एक अच्छे कैंडिडेट के बीच में खड़ा करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर? सीआरआर की बात करें तो सीआरआर वो मैंडेटरी कैश रिजर्व है जो बैंकों को आरबीआई के साथ मेंटेन करके रखनी पड़ती है। कैश रिजर्व रेशियो वो प्रतिशत है जो बैंक अपने डिपॉजिट्स का हिस्सा आरबीआई के पास कैश के रूप में रखते हैं। और एसएलआर की बात करें तो ये वो हिस्सा है जो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं।
CRR लिक्विडिटी को इंश्योर करता है या कंट्रोल करता है और SLR सॉल्वेंसी को इंश्योर करता है। दोनों के बीच के दो फर्क आप याद रखिएगा। CRR सिर्फ कैश की फॉर्म में होता है और SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसे हम लोग GSEC बोलते हैं प्लस गोल्ड प्लस कैश। SLR तीनों की फॉर्म में हो सकता है। SLR का काम करना है सॉल्वेंसी इंश्योर करना, CRR का काम करना है लिक्विडिटी कंट्रोल करना। इसके अलावा जब मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी और RBI का डिटेल्ड वीडियो पढ़ाया था, उसमें बताया था कि CRR RBI एक्ट का पार्ट होता है और SLR BR एक्ट का पार्ट होता है। ये फर्क भी मैंने आप लोगों को बताया था। आगे चलते हैं। व्हाट इज द बैंक रेट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेपो रेट? बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट। रेपो रेट पे हमने पढ़ा था कि वो शॉर्ट टर्म लैंडिंग होती है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, दो चीजें, शॉर्ट टर्म और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रेपो रेट एक शॉर्ट टर्म होता है और कोलेटरल बेस्ड होता है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट होता है। बैंक रेट की हम लोग जब बात करते हैं, ये लॉन्ग टर्म लैंडिंग होती है विदाउट एनी कोलेटरल। इट इन्फ्लुएंसेस द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इन द इकोनॉमी एंड पीनल इंटरेस्ट फॉर शॉर्टफॉल इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट। बैंक रेट वह लॉन्ग टर्म रेट है जिस पर आरबीआई बिना कोलेटरल के बैंक्स को लोन देता है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म और कोलेटरल बेस्ड होती है। बैंक रेट इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ फंड्स को इन्फ्लुएंस करता है। बैंक रेट अगर ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक आरबीआई से लोन कम लेंगे, तो वो एक तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। बैंक रेट अगर कम है तो बैंक सोचेंगे कि हम आरबीआई से पैसा ले लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, सस्ते में मिल रहा है, उसे हम मार्केट में लोन्स की फॉर्म में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इससे मार्केट में जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो इन्फ्लुएंस होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। MSF की बात करें तो MSF की हेल्प में शेड्यूल बैंक जो होते हैं आरबीआई से ओवरनाइट फंड्स ले पाते हैं। कितना फंड ले पाएंगे? अप टू 2% ऑफ देयर एनडीटीएल। तो बैंक्स अपनी एनडीटीएल का अप टू 2% आरबीआई से ओवरनाइट फंड्स ले पाते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका होगा वो रेपो से 0.25% ज्यादा होगा। ये एक सेफ्टी वॉल्व होता है जब किसी बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन टाइट होती है। 2011 में आरबीआई एमएसएफ का कॉन्सेप्ट लेकर आया था कॉल मनी मार्केट में। इट इज द पार्ट ऑफ आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क टू मैनेज शॉर्ट टर्म मिसमैचेस। एमएसएफ एक फैसिलिटी है जिसमें बैंक अपनी एनडीटीएल का 2% तक आरबीआई से ओवरनाइट लोन ले सकते हैं और ये रेपो रेट से 0.25% हायर रेट पर लोन दिया जाता है। अच्छा, इसके आगे की लाइन सॉरी यहाँ पे डिलीट हो गई है मेरे से। तो ये आरबीआई की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क का हिस्सा है जो कि शॉर्ट टर्म मिसमैचेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की क्या होता है? हम पीछे बार बार पढ़ रहे हैं ना कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क होता है या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है। वो क्या होती है, उसका आंसर हम इस सवाल में देखते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या फिर एलएएफ ये क्या है? ये डेली लिक्विडिटी मैनेजमेंट मैकेनिज्म है। डेली लिक्विडिटी मैनेजमेंट मैकेनिज्म। और ये रेपो या रिवर्स रेपो इसके लिए रहता है या इसके थ्रू होता है। ये एक मैकेनिज्म है जिससे बैंक अपने रेपो या फिर रिवर्स रेपो को मैनेज करते हैं। इट एंश्योर्स लिक्विडिटी रिमेन्स विद इन द कॉरिडोर डिफाइंड बाय एमएसएफ एंड एसडीएफ। एमएसएफ और एसडीएफ ने एक कॉरिडोर बना दिया, अपर और लोअर कॉरिडोर, और एलएएफ के रेट्स इन दोनों के बीच में हमेशा रहेंगे। एलएएफ ऑपरेट्स ट्रांसमिशन पॉलिसी सॉरी LAF operations transmits policy rates changes to broader financial system. It keeps overnight market rates aligned with RBI's monetary policy. नहीं समझ आया? दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। LAF एक डेली मैकेनिज्म है जिसमें बैंक आरबीआई से रेपो या रिवर्स रेपो के जरिए फंड्स बोरो या लैंड करते हैं। इससे मार्केट में लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कंट्रोल होते हैं। कैसे होते हैं? अगर आरबीआई से बैंक ने ज्यादा पैसा ले लिया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो रेट पर, बैंक ने ज्यादा पैसा आरबीआई से ले लिया, तो क्या होगा? मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा। मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो रेट भी उसी हिसाब से मैनेज होते जाएंगे। और अगर हमने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा? बैंक आरबीआई के पास ज्यादा फंड रखेगा, तो उस केस में कस्टमर को भी लोन महंगा पड़ेगा, तो वहां से हमारे पास मार्केट में जाने वाला पैसा कम होने लगता है और इंटरेस्ट रेट हमारे फ्लक्चुएट होने शुरू हो जाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? अभी हमने एमएसएफ पढ़ा था पीछे कि हमारे कॉरिडोर की लोअर लिमिट थी, अपर लिमिट एसडीएफ के पास आ जाती है। एसडीएफ का कॉन्सेप्ट अभी नया है जो कि अप्रैल 2022 में आया था।
इसके अंदर बैंक अपना सरप्लस लिक्विडिटी आरबीआई के पास रखते हैं विदाउट कोलेट्रल। जैसे बैंक रेट पे आरबीआई विदाउट कोलेट्रल बैंकों को लोन दे रहा है और रेपो रेट पे विद कोलेट्रल लोन दे रहा है, तो रेपो रेट के रिवर्स में क्या है, रिवर्स रेपो रेट आया कि बैंकों ने अपनी सरप्लस लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई के साथ रख दी है। एसडीएफ के अंदर वो विदाउट कोलेट्रल आरबीआई के पास पैसा रख देते हैं। इट रिप्रेजेंट्स रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ एलएफ कॉरिडोर। तो एलएफ कॉरिडोर का क्या हो गया, ये हो गया हमारा एमएसएफ और ये हो गया एसडीएफ। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसी के बीच में रहते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले रिवर्स रेपो रेट हमारा फ्लोर होता था एलएफ कॉरिडोर का, अब एसडीएफ होता है और एसडीएफ की वैल्यू रेपो रेट से 0.25% कम ही होती है। इट गिव्स आरबीआई ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन एब्सॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी विदाउट यूजिंग सिक्योरिटीज। तो पहले क्या होता था, रिवर्स रेपो में आरबीआई को जब पैसा मिल रहा है तो वो कुछ सिक्योरिटीज इशू करता था। एसडीएफ के अंदर ऐसा नहीं होता। एसडीएफ अप्रैल 2022 में शुरू की गई अरेंजमेंट है जिससे बैंक्स बिना कोलेट्रल अपनी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आरबीआई में डिपॉजिट कर सकते हैं। ये रिवर्स रेपो की जगह एलएफ कॉरिडोर की लोअर बाउंड बन गई है। तो एसडीएफ हमारी मिनिमम वैल्यू है और एमएसएफ हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। कॉल मनी के रेट्स भी इसी के बीच के अंदर फ्लक्चुएट करते हैं। ये मैंने मनी मार्केट के वीडियो में आप लोगों को बताया था। कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार मनी मार्केट वाला वीडियो दोबारा देखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसमें अब आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। अब जो यहाँ लिखा है वो आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेगा। या तो आरबीआई चाहेगा कि मार्केट में ज्यादा पैसा जाए या फिर आरबीआई चाहेगा कि मार्केट से पैसा कम हो जाए। दो ही तरह है, या तो हम इन्फ्लेशन कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। देखते हैं कि हमें मार्केट में लिक्विडिटीज की सप्लाई बढ़ानी है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई चाहेगा कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा पहुंचे। बैंकों के पास ज्यादा पैसा पहुंचे, लोग डिपॉजिट ज्यादा ले, लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, यही आरबीआई चाहेगा। लोन का इंटरेस्ट रेट कब कम होगा, जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बैंकों की कैसे कम होगी, आरबीआई अपना रेपो रेट कम कर देगा, कस्टमर का डिपॉजिट रेट कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, लोग ज्यादा लोन लेंगे। लोग ज्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा। अब आरबीआई चाह रहा है कि मार्केट में पैसा कम हो जाए। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अपने रेट्स बढ़ा देगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी, लोन के रेट और ज्यादा बढ़ जाएंगे और बैंक अपना पैसा बाहर लोन देने की जगह आरबीआई के पास रखेगा। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज आती है हमारी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई एक ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है जिसके अंदर वो डायरेक्टली लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब या लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करता है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में फ्लोट कर देगा। मान लीजिए 50 करोड़ रुपए की, या 50 करोड़ तो मैंने छोटा अमाउंट बोल दिया, 50,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई ने मार्केट में लॉन्च कर दी। अब ये जो 50,000 करोड़ है, अलग अलग बैंक एनबीएफसी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेंगे और आरबीआई के पास 50,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे गवर्नमेंट के लिए। तो ये 50,000 करोड़ रुपए मार्केट से हट गए। आरबीआई चाहता है कि मार्केट में पैसा आ जाए, तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट से यही सारी सिक्योरिटीज खरीद लेगा, मार्केट में पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से आरबीआई पैसे को कम या ज्यादा करता है। तो क्या प्रोसेस है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, पॉलिसी रेट्स का एडजस्टमेंट, रिजर्व रेशियोज का और लिक्विडिटी का थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। हायर रेपो और सीआरआर डिस्करेज करते हैं बोरोइंग को और डिमांड साइड इन्फ्लेशन कम करते हैं। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद गवर्नमेंट फॉर सप्लाई साइड मेजर्स। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट्स, सीआरआर और लिक्विडिटी टूल एडजस्ट करता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रेपो और सीआरआर की दर बढ़ा दी जाती है ताकि क्रेडिट कॉस्ट बढ़े और डिमांड कम हो। साथ ही सप्लाई साइड कोऑर्डिनेशन भी किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया। हमने पीछे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इसे पढ़ा था। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में लिखकर बताइए, मैं यहाँ पे इसको स्किप करूंगा। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल और परचेज कर रही है। आरबीआई जब सिक्योरिटीज मार्केट में सेल करेगी तो क्या होगा, लिक्विडिटी ऑब्जॉर्ब हो जाएगी और जब बाई करेगी तो लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं जब भी एक्सेस या डेफिसिट लिक्विडिटी कंडीशन होती है और इसकी हेल्प से गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड भी और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट भी स्टेबलाइज रहता है।
मार्केट में सरकार की प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना जो आरबीआई काम करता है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का काम है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी होती है या बहुत ज्यादा तरलता होती है तब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस का काम करता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एसडीएफ और एमएसएफ क्या होता है? हमने पीछे समझा, डिटेल में समझा था एसडीएफ और एमएसएफ को। एसडीएफ वो दर होती है जिसपे बैंक अपनी अधिक तरलता, अच्छा यहाँ मैंने दोनों ही चीजें हिंदी में लिख दी हैं। ओके, तो एसडीएफ क्या होता है? एसडीएफ वो रेट होता है जिस पर बैंक अपनी एक्सेस लिक्विडिटी विदाउट एनी कोलेटरल आरबीआई के पास रखता है, और ये पॉलिसी कॉरिडोर का लोअर बाउंड या फिर लोअर लिमिट होती है। इसका यूज क्या होता है? मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना। इसका एसडीएफ का। एमएसएफ की बात करें तो ये वो रेट है जिसपे आरबीआई ओवरनाइट फंड्स देता है। इमरजेंसी के केस में कोई भी बैंक जिसको लिक्विडिटी का इशू आ रहा हो वो आरबीआई से एमएसएफ पर ओवरनाइट फंड्स ले सकता है। इसमें क्या होगा? बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मॉर्गेज करके आरबीआई से पैसा ले लेता है, और ये अपर लिमिट होती है पॉलिसी कॉरिडोर की। मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर का क्या सिग्निफिकेंस है? जो हम कॉरिडोर या पॉलिसी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ये कॉरिडोर जो है एसडीएफ लोअर बाउंड और एसडीएफ अपर बाउंड इन दोनों के बीच में लाई करता है, और इनके बीच में कहीं पे रेपो रेट होता है। ये ऑपरेशनल रेंज डिफाइन करता है ओवरनाइट मार्केट इंटरेस्ट रेट का, जो कॉल मनी रेट होता है। कॉल मनी का रेट रेपो के कितना पास है वो एसडीएफ या फिर एमएसएफ की लिमिट्स पे डिफाइन करता है। A narrower corridor leads to smoother monetary transmission. It enhances the predictability and efficiency of liquidity management. तो जो पॉलिसी कॉरिडोर है वो एसडीएफ को निचली सीमा और एमएसएफ को ऊपरी सीमा मानकर बनाया जाता है, और इसके बीच में रेपो रेट होता है। यह स्ट्रक्चर बताता है कि ओवरनाइट बाजार दरें जैसे कॉल मनी की होती है वो किस रेंज में चलेंगी। ये कॉरिडोर जितना छोटा होगा तो जो मॉनेटरी पॉलिसीज होंगी, हमारी मॉनेटरी ट्रांसमिशन है, उसका असर हमें ज्यादा क्लियरली या ज्यादा साफ और तेजी से दिखता है, और लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी एफिशिएंट हो जाता है या फिर अधिक प्रभावी हो जाता है। आई होप ये आंसर समझ आया होगा। कोई भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है या आपको लग रहा है मैंने कुछ गलत बता दिया, आपने कुछ और पढ़ा है, आप वो मेरे से कमेंट्स के थ्रू या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। हाउ डज आरबीआई मैनेज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम? लिक्विडिटी आरबीआई किस तरह से मैनेज करता है? तो आरबीआई जो होता है ना, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता है थ्रू एलएएफ, ओएमओ, सीआरआर, एसएलआर चेंजेस और वीआरआर ऑप्शंस के लिए। वीआरआर होते हैं वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शंस, सॉरी वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शंस होते हैं। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हम लोगों ने आरबीआई के वीडियो में और मनी मार्केट में डिटेल में पढ़ा है। जब टाइट कंडीशंस होंगी तो क्या करेगा, ये मार्केट में फंड्स भेज देगा वाया रेपो या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और जब मार्केट में ज्यादा पैसा है तो ये एसडीएफ या वीआरआर के थ्रू उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा। कई बार क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा कि मॉरल सुएशन के थ्रू आरबीआई क्या करता है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर में लिक्विडिटी को भेज सकता है, भेजने के लिए बोल सकता है। एम क्या होता है इसका? एम होता है कि एडिक्वेट लिक्विडिटी बनी रहे विदाउट फ्यूलिंग इन्फ्लेशन, मार्केट में लिक्विडिटी भी बनी रहे और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी ना आए। तो इसके लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा लिक्विडिटी को थ्रू एलएएफ, ओएमओ, सीआरआर, एसएलआर चेंजेस एंड वीआरआरआर ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकोमोडेटिव एंड टाइटनिंग पॉलिसी स्टैंस? तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के मल्टीपल स्टैंस होते हैं, उसमें से एक होता है अकोमोडेटिव और एक होता है टाइटनिंग। इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब होता है कि आरबीआई इज लाइकली टू कट रेट्स और इंजेक्ट लिक्विडिटी टू सपोर्ट ग्रोथ। अकोमोडेट कर रहा है, किस चीज को अकोमोडेट करेगा? ग्रोथ को। टाइटनिंग स्टैंस क्या होता है? इट इंडिकेट्स अ फोकस ऑन कंटेनिंग इन्फ्लेशन बाय रेजिंग इंटरेस्ट एंड रिड्यूसिंग लिक्विडिटी। तो अकोमोडेटिव और टाइटनिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके अलावा एक न्यूट्रल स्टैंस भी होता है जिसका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन आइदर डायरेक्शन। स्टैंस का जो सिग्नल होता है, जो स्टैंस का सिग्नल आता है वो आरबीआई का फॉरवर्ड गाइडेंस होता है मार्केट और बोरोवर के लिए। तो एकोमोडेटिव स्टैंस में आरबीआई को लगता है कि आगे चल के ब्याज दरें घटानी है या लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है, तो आरबीआई वहां पे अकोमोडेटिव स्टैंस बोलता है। मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है ये भी। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट से लिक्विडिटी कम करनी है और अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है इन्फ्लेशन कंटेन करने के लिए, तो आरबीआई का टाइटनिंग स्टैंस होता है, मतलब बहुत ज्यादा दृढ़ता के साथ काम कर रहा है। और न्यूट्रल स्टैंस में है कि ठीक है, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मार्केट में अभी हमारे पास स्कोप है। तो ये सब चीजें
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट रेट्स को, स्टॉक मार्केट को, ओवरऑल मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मॉनेटरी पॉलिसी तो इतना कुछ कर रही है, बट क्या 100% सक्सेस कोई भी चीज होती है? नहीं, हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशंस को अगर देखें, मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट फुली कंट्रोल सप्लाई साइड इन्फ्लेशन सच एज फूड और फ्यूल प्राइस स्टॉक्स। ट्रांसमिशन लैग्स एंड फिस्कल डोमिनेंस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन डाइल्यूट इट्स इम्पैक्ट। क्योंकि सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से तो सब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा ना। मॉनेटरी पॉलिसी हमने आज ली, वो मार्केट में कब तक इंप्लीमेंट हो पा रही है? आरबीआई ने आज रेट्स कर दी है, बैंकों को रेट्स चेंज करने में 1 महीने का 2 महीने का टाइम लग गया, उसका दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी आ गई। तो ट्रांसमिशन लैग्स होते हैं। फिस्कल डोमिनेंस क्या हो रहा है वो भी डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? गल्फ वॉर छिड़ गई, रशिया यूक्रेन का इश्यू हो गया था, इसराइल वाला इश्यू हो गया था, यूएस ने टैरिफ बढ़ा दिया, चाइना ने टैरिफ बढ़ा दिया। इन सब चीजों का भी इंपैक्ट आता है इन्फ्लेशन पे। सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी ये चीज नहीं कर पाती है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट डाइल्यूट होने लगता है या फिर कम होने लगता है। फिर स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, लो प्रोडक्टिविटी है, जहाँ पे फिस्कल सपोर्ट चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है फिस्कल पॉलिसी के साथ, ताकि मैक्रो आउटकम्स हमारे बैलेंस रहें। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, तो ये फूड और फ्यूल साइड जैसी सप्लाई साइड की महंगाई को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि ये अचानक आने वाले झटकों से होती है। इसके अलावा नीति का असर बाजार तक पहुंचने में समय लगता है, और बाहरी कारक व सरकारी नीतियां इसके प्रभाव को कम कर सकती हैं। बेरोजगारी या कम उत्पादकता जैसे ढांचागत मुद्दों को हल करने के लिए फिस्कल समर्थन भी जरूरी होता है। इसलिए संतुलित आर्थिक परिणामों के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है बजट वाली, वो और मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अगले सवाल का जवाब देते हैं। अगला सवाल आता है हमारा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर करता है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी कुछ हो रहा है वो चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए लोगों के लिए। और लोग में स्टेक होल्डर्स, आरबीआई के स्टेक होल्डर्स होती है पब्लिक, जो पीपल ऑफ द नेशन है। आरबीआई ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए प्रेस रिलीज देगा, डिटेल्ड एमपीसी मिनट्स देता है, और पोस्ट मीटिंग स्टेटमेंट्स आती हैं गवर्नर सर की। प्रेस रिलीज आएगी, डिटेल्ड एमपीसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिटेल्ड मिनट्स की किस मेंबर ने क्या बोला, किसके फेवर में कौन था, वो सब कुछ डिटेल्ड मैनर में आता है। मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट साल में 2 बार आती है। हर 6 महीने में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट देता है, अलॉन्ग विद डेटा एंड एनालिसिस। गवर्नर सर की प्रेस ब्रीफिंग होती है, जो रीजन बताते हैं हर पॉलिसी मूव के पीछे, किस पॉलिसी मूव के पीछे क्या रीजन था, वो हमने क्यों लिया। ये सब कुछ एक प्रेस रिलीज के अंदर आता है, और गवर्नर सर की प्रेस ब्रीफिंग होती है। तो इससे क्या होगा? कम्युनिकेशन हो रहेगा, क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, ट्रस्ट रहेगा, और मार्केट में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आरबीआई पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रेस रिलीज, विस्तृत एमपीसी मिनट्स और मीटिंग के बाद जारी होने वाले बयान प्रकाशित करता है। वह साल में 2 बार मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी जारी करता है, जिसमें डेटा और विश्लेषण दिया होता है। गवर्नर की प्रेस ब्रीफिंग में हर नीति फैसले के पीछे की सोच समझाई जाती है। इस तरह की खुली कम्युनिकेशन से भरोसा, विश्वसनीयता और बाजार का विश्वास बढ़ता है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको लगता है कि कुछ और आपको जानना है इस बारे में, या मैं कैसे अपने वीडियोस को इंप्रूव कर सकता हूं, तो मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज मेरे को कमेंट करके बताएं। वीडियो और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।